नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी के नाम से हुई रोशन। पूरा बुर्ज खलीफा उनकी तस्वीरों से जगमगा उठी। इसके अलावा बिल्डिंग को तिरंगे के रंग से भी रंगा गया। भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ईवीएम पर उम्मीदवार की ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि रंगीन तस्वीर छपी होगी और सीरियल नंबर्स भी दिखेंगे। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए। मौके से AK-47 समेत कई हथियार बरामद हुए। एक 303 राइफल और एक BGL लॉन्चर और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी शारदीय नवरात्र से महिला सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ की घोषणा की। यह अभियान 22 सितंबर से शुरू होकर 30 दिनों तक चलेगा। और उत्तराखंड के चमोली में फिर से फटा बादल, 10 लोग लापता बताए जा रहे। देहरादून और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। स्कूल भी बंद हुए। चलिए आगे बढ़ते। यूपी के बरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बहेड़ी तहसील क्षेत्र में मस्जिद के इमाम पर गांव की 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप है कि युवती को डरा धमकाकर मौलाना पिछले 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। युवती के परिजनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से घिनौना काम हुआ करता था। बरेली जिले के बहेड़ी तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला है और राजपुरा गांव की एक लड़की मस्जिद में दरअसल सफाई के लिए जाया करती थी और इस दौरान किस तरह से उसके साथ बड़ा हादसा हुआ है। मस्जिद के इमाम इरशाद ने सफाई करते समय युवती से जबरन दुष्कर्म किया। युवती की जो अश्लील तस्वीरें हैं अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और इसी को लेकर जो मौलाना है युवती को डराता था, धमकाता था। तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर करीब 1 साल तक उसके साथ शोषण भी करता रहा। युवती के गर्भवती होने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई और इस दौरान उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी की गई। युवती के पिता ने बहेड़ी पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ तहरीर दी। आरोपी इमाम इरशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मस्जिद का इमाम किस तरह से घिनौना काम कर रहा था ये आप समझ सकते हैं। बरेली जिले के बहेड़ी तहसील क्षेत्र का पूरा मामला है। धर्म के नाम पर ये गंदा काम, वहां पर घिनौना काम हो रहा था। जी देखिए, थाना बहेड़ी में दिनांक 15/9/25 को वादी जो कि रजपुरा बहेड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर दी और इन्होंने अपने पुत्री के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है एक इमाम पे। उनको प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा गया है। जानकारी करने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार वो 2 वर्षों से यहाँ इमामत कर रहे थे और वहीं ये जो पीड़िता है वो कमरे में सफाई करने जाती थी। उसी दौरान अवैध संबंध बनाए जाने की बात प्रकाश में आई है। जी, मेडिकल में इस बात की पुष्टि हुई है और इस सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना प्रचलित है और शीघ्र इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। आगे बढ़ते, गोरखपुर में नीट छात्र की पशु तस्करों द्वारा की गई हत्या के बाद जहां पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में लगी है, वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उस पर पलटवार करते यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को उनकी ही सरकार का आईना दिखा दिया। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। यदि किसी अपराधी ने बुरी नजर से देखा है तो उसका हम लोगों ने नेस्त नाबूद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अखिलेश जी, इस मामले पर हो रही सियासत के बीच पुलिस ने अब तक 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। फरार 2 अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उनके पकड़ने पर इनाम घोषित किया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में अब तक की अपडेट क्या है, इस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर के पिपराई क्षेत्र में पशु तस्करों द्वारा नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद एक पशु तस्कर रहीम को गिरफ्तार किया गया। और अब जानिए पूरा मामला। गोरखपुर के थाना पिपराई क्षेत्र अंतर्गत महुआ चाफी गांव में घटना हुई। घटना के समय एक अभियुक्त को ग्रामवासियों द्वारा पकड़ा गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसे थाना अध्यक्ष पिपराइच और कुशीनगर पुलिस के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जिनकी इस केस में अभी तक पहचान हुई है, उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया है और उनको पकड़ने के लिए 5 पुलिस टीमें लगी हुई हैं। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाए। इससे पहले मंगलवार को पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अजब हुसैन नामक एक तस्कर को पकड़ लिया था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मारे गए हैं। गाजियाबाद में बुधवार शाम नोएडा एसटीएफ, सीआई यूनिट दिल्ली, हरियाणा पुलिस की टीम ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया है। बदमाशों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है। एसटीएफ के मुताबिक बुधवार की शाम गाजियाबाद की टोनिका सिटी एरिया में चेकिंग कर रहे थे। 2 लड़के बाइक पर दिखे जो चेकिंग देखकर भाग रहे थे। पीछा करने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस जीप पर भी 4 गन शॉट लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाद में वो दोनों बदमाश मारे गए। बताया जा रहा है कि ये रोहित गुदारा और गुरडी बराड़ के गैंग के थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। बरेली में सेवानिवृत्त सीओ जगदीश पटानी अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता के आवास के बाहर 12 सितंबर की सुबह करीब 3:30 बजे फायरिंग हुई थी। 12 तारीख की सुबह दिशा पटानी के घर पर मॉर्निंग में फायरिंग हुई थी और उसके बाद उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। संवेदनशील होने के नाते इसमें सभी टीमें जो इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी, इसमें बरेली और गाजियाबाद की टीम भी इसमें अभिसूचना संकलन में लगी हुई थी। और चूंकि इनका बहुत सारा मूवमेंट हरियाणा और दिल्ली में रहता है और नेटवर्क है वहाँ पर, तो इसलिए हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली यूनिट की भी इसमें हेल्प ली गई
अभी सूचना संकलन, सीसीटीवी एनालिसिस और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि जिस घर पे जो फायरिंग हुई है ये जिन 2 लड़कों ने की है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत ने की है। जब उनको ट्रैक करना शुरू किया गया तो उनकी बहुत सारी लोकेशन एनसीआर और हरियाणा के क्षेत्र में आई। सूचना प्राप्त हुई कि आज ये दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद होते हुए जाएंगे, तो इस पे संयुक्त टीम के द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस की पार्टी पे फायरिंग की और फायरिंग में इन्होंने जिगान और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन का प्रयोग किया। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की कंट्रोल तरीके से तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। डीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है। अमिताभ यश ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। सीएम योगी ने कहा था कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सकें और यहाँ भी वसूली आदि कर सकें। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी में एनडीए के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री की तैयारी में लगे हैं। ओपी राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। अब देखिए, ओपी राजभर का ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ ओपी राजभर की तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो आपको समझाते हैं। ओपी राजभर ने बिहार में एनडीए के साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब अकेले चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इससे पहले वे बिहार की 156 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला अपना बदला है और अब एनडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ 29 सीटों पर लड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। अभी किसको लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। एसपी ने फिलहाल 29 विधानसभा सीटों की सूची एनडीए को सौंपी है। अब एनडीए इसको लेकर विचार विमर्श करेगा, फैसला होगा कितनी सीटें यहां पर ओपी राजभर को दी जाती, देखने वाली बात होगी। ओम प्रकाश राजभर बुधवार को सुल्तानपुर के सौली में थे। इस सौली में आयोजित रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 75वें जन्मदिन पर 75 किलो का केक काटा और साथ ही अखिलेश यादव के मशीन वाले आरोप पर करारा पलटवार भी किया।
हम लोग सेधमारी का काम नहीं करते हैं, हम लोग मिल करके हम लोग ताकत देने का काम करते हैं। जो हमारी ताकत है, आपकी ताकत है, दोनों लोग मिल करके हम लोग जो प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, देशवासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1000 साल, 1000, ताकि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखा है, वो सपने को साकार करने के लिए ईश्वर उनको ताकत दें, बल दें। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और उनके पास तो पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, सामान्य वर्ग सबको धोखा देने की मशीन है। उनके पास तो ये भी है कि 86 में 56 SDM बनाए थे ना, हक लूटने वाली मशीन उनके पास है। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 12 समाज के लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपना सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। क्या कुछ उन्होंने यहां पर बात रखी। ओपी राजभर ने कहा कि सुल्तानपुर के 72 गांव में उत्सव भवन बनाए जा चुके हैं, क्या कुछ कार्य हुआ है वो भी उन्होंने गिनाया। यूपी के 57,461 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी की तैयारी भी कर ली गई है और यहां पर जो लोग उनके बीच तक जो विकास है वो पहुंचाया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने के लिए उमड़े जन समुदाय को भी जागरूक किया गया है। तो ओपी राजभर ने ये जानकारी दी। पीएम मोदी ने 3 करोड़ आवास बनाने का ऐलान भी किया है। तो किस तरह से लोगों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना, इसको जानकारी उन्होंने इस लिहाज से दी और विकास कार्यों को भी गिनाया। देखिए, सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाई लेवल मीटिंग आयोजित हुई। 22 सितंबर से शुरू होकर 30 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस फुट पेट्रोलिंग को प्रभावी बनाएगी। वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरकर जनता से संवाद करेंगे और महिला बीट पुलिस अधिकारी गांव और वार्डों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। क्या है मिशन वो भी आपको बता देते हैं। साल 2020 में यूपी में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी। महिलाओं को लेकर ये खास है क्योंकि उन्हें उनके अधिकारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाता है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पर खास इस पर फोकस रहता है कि किस तरह से जो महिलाएं वो अपनी सुरक्षा कर सकती है। मिशन शक्ति की उद्देश्य बेटियों में सुरक्षा का भाव पैदा करना है और इसी के तहत ये भी जानकारी दी जाती है कि राज्य सरकार क्या कुछ उनके लिए योजना चला रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार ये मिशन 22 सितंबर से शुरू होकर 30 दिनों तक चलेगा और इसको लेकर जो घोषणा है वो कर दी गई है। जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी समेत बड़े अधिकारी फील्ड में उतरेंगे, महिलाओं से मुलाकात करेंगे, जन जन से संवाद करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है और जागरूक भी करेंगे। चलिए, यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड्स 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें समाज, शिक्षा, संस्कृति, सेवा और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए 21 विभूतियों को सम्मानित किया गया। प्राइड ऑफ भारत अवार्ड्स और आइकॉन ऑफ उत्तर प्रदेश का आयोजन नदेसर के ताज होटल में आयोजित हुआ, जहां 3000 करोड़ वृक्षारोपण के संकल्प के साथ पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी से विश्व को संदेश भी दिया गया। 21 विभूतियों को सम्मानित किया गया। वाराणसी में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। किस तरह से खास रहा वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। प्राइड ऑफ भारत अवार्ड्स में 21 विभूतियों को सम्मानित किया गया, जो कि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। समाज, शिक्षा, संस्कृति, सेवा और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में विशेष योगदान इन लोगों का रहा है और इसी लिहाज से इन 21 विभूतियों को सम्मानित किया गया। दुनिया के 75 देशों में 3000 करोड़ पौधारोपण का प्लान भी यहाँ पर जो ऐलान है वो भी किया गया। वाराणसी में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड 2025 का ये आयोजन काफी खास रहा।
काशी अभिभूत है, काशी चमत्कृत है। काशी उनके काशी आने के बाद से जो काशी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, विकास की एक नई कहानी, नई भारत काशी ने लिखा है। ये तभी संभव हो सका जब नरेंद्र मोदी जी ने काशी को अपनी कर्मस्थली बनाया। तो काशी से खुशी से झूम रही है, आज उनका जन्मदिन है। अलग अलग तरीके से कई दिनों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहे हैं। तो बधाई और शुभकामना के साथ साथ ये प्राइड ऑफ भारत पुरस्कार के लिए भाई पवन मिश्र जी ने, अजय जी ने काशी को चुना है। इसके लिए संस्था को बधाई देना चाहता हूँ। और समाज के अलग अलग विधाओं के से जुड़े लोगों, किसी का पर्यावरण पे काम है, किसी का जल पे काम है, किसी का समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में, तो धर्म, ज्ञान, अध्यात्म, मैंने कहा ये ज्ञान की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, वैराग्य की नगरी है। और इसमें सब विषयों के लोगों को काशी में सम्मानित करके संस्था ने आज उनका मान बढ़ाया है। जनपद बलरामपुर में एवं भारत नेपाल सीमावर्ती पहाड़ियों पर 3 दिन से रुक रुक कर हो रही वर्षा से पहाड़ी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिससे तराई क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपर जिलाधिकारी ज्योति राय ने क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो बलराम के चूँकि मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया है और बाढ़ के अधिकारियों से लगातार बात हो रही है, मैं चूँकि आपने बताया और भी मुझे सूचना मिली, तो बाढ़ के अधिकारी भी पूरे एक्टिव हैं। मैं इमीडिएट उनको वहाँ पे भेजूंगी और जाकर के वो वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। और किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो राहत कार्यालय का जो नंबर है उस पर तत्काल सूचना दें, इमीडिएट हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी। ये पहाड़ी का पानी है और बाढ़ के और धान मन बूढ़ गया। ये 5-6 गांव का है पानी। ये रास्ता बंद है और का जाती आप जा रहे हैं जगह। ये तो फसल का तो बर्बाद कर दिया। अभी तक के फसल तो ऐसा था, नेक लगा था, लेकिन निकल आया था, डरा गया था धान। अब बाढ़ आ गया तो ये पूरा फसल को बर्बाद कर दिया। तो पहाड़ी नाले से ही पानी है ना, इतना बारिश होता था तो इतना पानी भी नहीं भरता था पहले। इधर तो बलरामपुर जाता है, इसके बाद इधर बरदौलिया, सिपुरा, ललिया, हम लोग का बाजार यही है ललिया, तो हम लोग को सामान लेना जाना पड़ता है पानी में उतर के। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।